नमस्कार दोस्तों, श्रीवत्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ सेकंड ग्रेड साइंस में रसायन विज्ञान विषय का इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसका नाम रहेगा सोल्यूशन। तो इसमें हमारे किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन्हें हम चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 रहेगा, निम्न में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है। अभी देखिए, विलयन की सांद्रता यानी हमें सांद्रता की एक ऐसी यूनिट कंसीडर करनी है जो कॉन्सेंट्रेशन को वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी हो जाती है। अब ये देखिए, वाष्प दाब की अगर हम बात करें तो वाष्प यानी कौन सी गैस अवस्था हो जाएगी, यह किसी भी दिए गए पदार्थ की गैसेस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। और किसी भी दिए गए पदार्थ की अगर हम दाब को दर्शाएं तो वो दाब उसकी सांद्रता की टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम डाल्टन के आंशिक दाब के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सांद्रता की वो इकाई ढूंढनी होगी जिससे हम दाब को रिलेट कर सकते हैं। और डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि अगर हमारे पास में कोई कंटेनर है जिसमें हमारे पास एक से अधिक गैसें भरी हुई हैं, जैसे ए बी सी, एक से अधिक गैसें भरी हुई हैं जो आपस में नॉन रिएक्टिंग हैं, अक्रियाशील हैं। तो अगर हम इन अक्रियाशील गैस में किसी एक गैस, चाहे वो गैस ए हो, बी हो या सी हो, किसी एक गैस के द्वारा कंटेनर की दीवार पर लगाए गए दाब की गणना करें तो वह उसका आंशिक दाब कहलाता है, जो उसकी मोल इंच गुणा कुल दाब, जो हमारे सिस्टम का कुल दाब है, उसके सम के इक्वल हो जाता है। दैट P इज इक्वल्स टू एक्स ए इंटू पी टोटल। तो यहाँ पर हमारी कौन सी यूनिट काम में आ रही है, ये एक्स ए सांद्रता की जो इकाई है उसको हम कह देते हैं ए का मोल अंश या मोल भिन्न। तो हम कहेंगे दाब का सांद्रता के साथ रिलेशन दिखाने वाली जो हमारी यूनिट हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, एक विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन से अधिक हो को कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि परासरण टर्म क्या होती है। तो हम कहें, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास में हमने बीच में एक वॉल लगा रखी है और ये जो वॉल है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली की बनी हुई है, जहां इस कंटेनर के एक तरफ हमने, यहाँ मान लीजिए मैंने सांद्रता C1 का एक विलयन भर दिया और दूसरी तरफ हमने सांद्रता C2 का विलयन भरा हुआ है। यानी हमने दो अलग अलग सांद्रताओं के विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली से अगर पृथक किया हुआ है, जहां कुछ देर बाद हम देखते हैं इसको पैसिव फेज में अगर हम छोड़ दें, एक्सटर्नल किसी तरह का फोर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं करें, तो हम देखते हैं कि इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कण, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं, कौन, विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्पॉन्टेनियस अपने आप गति करना शुरू कर देते हैं। तो अगर C1 की सांद्रता C2 से कम है तो विलायक के कण कहाँ, C1 सांद्रता से C2 सांद्रता की ओर अपने आप गति करना शुरू कर देते हैं। इस घटना को हम कहते हैं परासरण। ठीक है, अब अगर हम इस परासरण की घटना को देखें तो क्या होगा, हम कहेंगे कि यहाँ पर जैसे इसका इनिशियल हम लेवल अगर चेक करें दोनों विलयनों का और इनका इनिशियल लेवल यहाँ पर है, तो हम कहेंगे कि कम सांद्रता वाला विलयन जो है उसका लेवल धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और अधिक सांद्रता वाला जो विलयन है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब अगर हम अधिक सांद्रता वाले विलयन की सतह पर एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें, एक बाह्य दाब लगा दें, तो बाह्य दाब क्या होगा, इस प्रवाह को विपरीत दिशा में लगाया गया बल है, तो यह इस विलायक के प्रवाह को अपोज करने की कोशिश करेगा या इसको रोकने का या इसकी गति को विरोध करने का काम करता है। अगर लगाए गए बाह्य दाब का मान इतना है कि परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, तो हम कहेंगे लगाए गए दाब का मान अधिक सांद्रता वाले विलयन के परासरण दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो परासरण दाब हम कहेंगे, परासरण दाब दाब का वह मान है जिससे कोई विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः गति कर रहे हैं। तो अब हमसे कहा कि जिस विलयन की सांद्रता अधिक है उसका परासरण दाब अधिक है। तो अधिक सांद्रता वाले जो विलयन हैं, ऐसे विलयन को हम बोलते हैं अति परासरी विलयन, और जो कम सांद्रता वाला विलयन है उस विलयन को हम बोलते हैं अल्प परासरी विलयन। हिंदी में
और अगर इंग्लिश में पढ़ें तो इसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और इसको अपन कह देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर दो विलयनों की सांद्रताएं समान हो जाती हैं तो ऐसे विलयन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन या समपराशरी विलयन कह देते हैं। तो देखिए हमसे पूछा हुआ है जिसका परासरण दाब दूसरे से अधिक हो, यानी जिसका परासरण दाब अधिक होगा ऐसा विलयन क्या हो जाएगा, अति पराशरी विलयन होगा। उसकी सांद्रता क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अगर सांद्रता ज्यादा है, परासरण दाब अधिक है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या अतिपराशरी विलयन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, हमें कहा हुआ है KCl, NaCl और K2SO4 तीन अलग अलग सॉल्ट दे रखे हैं और इनके लिए हमसे वॉन हाफ फैक्टर या वॉन हाफ गुणांक के मान पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले हम जाने वॉन हाफ गुणांक आयोटा क्या होता है। हम कहेंगे वॉन हाफ गुणांक आयोटा बराबर विलेय के कणों का प्रेक्षित मान, यानी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है हम उसकी बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई विलेय के कणों का सैद्धांतिक मान, जो थियोरेटिकल वैल्यू है वो हमें चेक करनी है। तो हम कहेंगे दैट यहाँ अगर हम देखें तो KCl, NaCl और K2SO4 ये तीनों ही जो है वो क्या हैं, आयनिक यौगिक हैं। और हम जानते हैं कि जब किसी आयनिक यौगिक को हम ध्रुवीय विलायक जैसे जल में विलय करेंगे तो आयनिक यौगिक का जल अपघटन हो जाएगा और वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, क्या, आयनों में टूट जाता है। तो यहाँ हम देखें KCl, इसका वियोजन कैसे होगा, तो हम कहेंगे इसके वियोजन से बन जाएंगे पोटेशियम धनायन और क्लोराइड माइनस आयन, यानी कुल मिलाकर कितने आयन बन गए, तो आयन हमारे पास में प्रेक्षित मान हो गए 2 और थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी थी, KCl अवियोजित कण यानी 1 था। इसका मतलब आयोटा गुणांक, आयोटा जो वॉन हाफ गुणांक है उसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम NaCl के लिए निकालें तो एक सोडियम और एक क्लोराइड आयन है, यानी कि 2 हमारे पास में नंबर ऑफ आयंस हो गए, एक हमारे पास में थ्योरेटिकल वैल्यू था यानी आयोटा का वैल्यू फिर से हमारे पास में आ जाएगा 2। लेकिन इसी तरह हम अगर K2SO4 के लिए निकालें तो इससे हमारे पास 2 पोटेशियम धनायन और एक सल्फेट आयन बनेगा, यानी कुल मिलाकर कितने, 3 आयन हमारे पास में बन जाते हैं। तो वॉन हाफ गुणांक का मान हो जाएगा 3, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फॉर KCl इट इज 2, NaCl के लिए भी 2, लेकिन वॉन हाफ गुणांक K2SO4 के लिए कितना, 3 यहाँ पर हमारे पास हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न हम देखें, विलयन में संगुणित होने वाले विलेय के लिए वॉन हाफ गुणांक होता है। अब ये देखिए एक टर्म हमें यहाँ पर दी हुई है संगुणित, जिसके लिए हम सबसे पहले सीखें संगुणित क्या होता है। तो हम कहेंगे कि अगर मान लीजिए विलयन में हमारे पास विलेय के n कण दिए हुए हैं और ये n कण आपस में मिलकर विलेय के एक ही कण के रूप में एसोसिएट हो जाते हैं, तो इस घटना को हम बोलते हैं संगुणन या पॉलीमराइजेशन या बहुलकीकरण भी हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 कण मिले और 2 कण मिलकर के विलेय के एक कण में बदल जाते हैं और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका डाइमर या द्विलक का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पहले सैद्धांतिक रूप से हमारे पास कणों की संख्या कितनी थी, 2, लेकिन प्रेक्षित कितने हो रहे हैं, 1। तो आयोटा का मान हम क्या कहेंगे, दैट प्रेक्षित कणों की संख्या बटे सैद्धांतिक कणों की संख्या, और ये कितना हो गया, 1 से कम हो जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी किसी दिए गए विलयन में विलेय के कणों का संगुणन होगा, यानी विलेय के 2 कण आकर 1 में बदल जाएंगे या 3 कण मिलकर के 1 कण बनाएंगे या 4 कण मिलकर जब 1 कण बनाते हैं, तो उस केस में विलयन के उपस्थित विलेय के कणों की प्रेक्षित संख्या का मान सैद्धांतिक की तुलना में हमेशा कम रह जाता है, और जब प्रेक्षित का मान सैद्धांतिक से कम रहेगा तो आयोटा का मान हमेशा 1 से कम रह जाता है, यानी संगुणन के केस में यह 1 से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर कहीं ये वियोजित होना होता, संगुणन की जगह यहाँ क्या लिख रहा होता, वियोजन लिख रहा होता, तो वियोजन में हम क्या कहेंगे कि विलेय के कण टूट जाते हैं, और जब ये विलेय के कण टूटेंगे तो यहाँ पर एक कण से कितने, 2, 3, 4, 5 पार्टिकल्स बन जाएंगे, यानी प्रेक्षित कणों की संख्या बढ़ जाती है तो आयोटा का मान 1 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हमसे देखिए संगुणन के लिए पूछा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम है। देखिए अब क्वथनांक अधिकतम हमसे पूछा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये जो हमारी
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अनुसंख्य गुणधर्म है उससे रिलेटेड प्रश्न है, जो कि हमारा क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन। और वो क्या कहेगा कि जब विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या बढ़ती है, किसकी, विलेय के कणों की संख्या बढ़ती है, तो विलयन का क्वथनांक, विलयन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी जिस विलयन में कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसका क्वथनांक भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ चेक करें, देखिए सभी जो विलयन हैं उनमें हमें विलेय की सांद्रताएं समान दे रखी हैं। सांद्रता समान है, इसका मतलब जैसे हम 1 लीटर विलयन की बात करें तो यहाँ विलेय के मोलों की संख्या समान हो जाएगी। मोलों की संख्या समान है तो 1 मोल में सभी में एवोगाद्रो संख्या के बराबर पार्टिकल होंगे, यानी कणों की संख्या भी समान होगी, तो सभी विलयन का क्वथनांक भी समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हमें जो सॉल्ट दिए हुए हैं, ये सॉल्ट इनकी नेचर कैसी है, ये आयनिक हैं या ये कोवेलेंट नेचर के हैं, उस आधार पर इनका वियोजन या संगुणन हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो हमें देखिए यहाँ पर जलीय विलयन दिया हुआ है और दिए गए जो सब्सटेंस हैं वो कैसे हैं, आयनिक प्रकृति के हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये रिस्पेक्टिव अपने आयनों में टूट जाएंगे। जैसे पोटेशियम और नाइट्रेट आयन यहाँ पर हमारे पास में पोटेशियम नाइट्रेट से बन जाएंगे, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमारे पास बनेगा सोडियम धनायन और हाइड्रोक्साइड ऋणायन। ऐसे ही यहाँ सोडियम सल्फेट से कहें तो 1 मोल सोडियम सल्फेट से हमारे पास 2 मोल सोडियम धनायन और 1 मोल सल्फेट आयन बनेंगे। और अमोनियम नाइट्रेट की अगर हम बात करें तो इस अमोनियम नाइट्रेट से हमें अमोनियम धनायन और नाइट्रेट ऋणायन का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ हम चेक करें, देखिए पोटेशियम नाइट्रेट से हमें कितने 2 पार्टिकल्स मिल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी 2 पार्टिकल्स मिल रहे हैं, सोडियम सल्फेट से हमें 3 पार्टिकल मिलते हैं, जबकि अमोनियम नाइट्रेट से हमें 2 पार्टिकल मिलते हैं। तो हम चेक करें, हमें पता चलेगा दैट 1 m सोडियम सल्फेट में हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। कणों की अधिकतम संख्या हमें प्रेक्षित होगी और जहां कणों की संख्या अधिकतम होगी उस विलयन का क्वथनांक भी अधिकतम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, दिया हुआ है दैट P इज इक्वल्स टू x1 P1 नॉट प्लस x2 P2 नॉट। अब आपसे पूछा हुआ है, यह गणितीय अभिव्यक्ति है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है, ये स्टेटमेंट हम कहेंगे राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, जहां राउल्ट ने हमें बताया कि किसी भी दिए गए विलयन का कुल वाष्प दाब P टोटल जो है वो इस विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। दैट P इज इक्वल्स टू PA प्लस PV। जहां अगर हमें कंपोनेंट A का आंशिक दाब निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, दैट मिश्रण में उपस्थित उस घटक 1 की मूल भिन्न गुणा उस घटक 1 का PA नॉट यानी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो ऐसे ही जैसे हमें कहा दैट घटक 1 की मूल भिन्न x1 और उसका शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब वाष्प दाब हमने निकाल लिया P1 नॉट और x2 P2 नॉट, ये किसका नियम है, ये हमारे राउल्ट का नियम हो जाएगा। बाकी क्वथनांक उन्नयन और हिमांक में अवनमन ये दोनों हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। और हेनरी का नियम जो होता है वो किसी भी दिए गए तंत्र में जो गैस है, जलीय विलयन में किसी दी गई गैस की विलेयता को परिभाषित करने के काम आता है। और ये क्या है, ये 2 गैस विलयन या हम कहें 2 द्रव विलयनों में उस द्रव विलयन के वाष्प दाब को रिप्रेजेंट करने के हमारे काम आ जाएगा। तो ये किसका, राउल्ट के नियम का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, एक घोल यानी कि एक विलयन हमें दिया हुआ है और उसका परासरण दाब पाई हमसे दिया हुआ है कितना, 0.0821 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल है और तापमान हमें इसका गिवन है 300 केल्विन। अब आपसे पूछा हुआ है कि इस घोल का सांद्रण यानी इसकी सांद्रता कितनी होगी। तो हम जानते हैं परासरण दाब पाई बराबर हमारे पास फॉर्मूला है C इंटू R इंटू T। हमसे देखिए सांद्रता पूछी हुई है और पाई परासरण दाब किसमें, एटमॉस्फेयर में दे रखा है, तो हम R जो कि आदर्श गैस नियतांक है इसका वो वाला मान रखेंगे जिसमें एटमॉस्फेयर की टर्म आती हो। तो R का कौन सा मान, हम कहेंगे दैट R बराबर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स हम यहाँ पर रखेंगे। तो एक एक करके हम चेक करें, देखिए पाई का मान हमें दिया हुआ है 0.0821 एटमॉस्फेयर, कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता हमें निकालनी है, R का मान हमें गिवन है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और T
यानी तापमान मुझे दिया हुआ है 300 केल्विन। देखिए केल्विन से केल्विन इनवर्स कट जाएगा, एटीएम से एटीएम कट जाएगा, तो सांद्रता हमारी किस में आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स में निकल करके आ जाएगी। 0.0821 से 0.0821 कट गया, तो सांद्रता बराबर हमारे पास में हो जाएगा 1/300 मोल लीटर इनवर्स। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.0033 m, कैपिटल M, जो मोल लीटर इनवर्स यानी मोलरता को प्रदर्शित करने वाली सांद्रता की इकाई है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 m, देखिए सांद्रता मुझे दे रखी है C बराबर 1 m, यहाँ तापमान T बराबर मुझे दिया हुआ है 27 यानी 300 केल्विन, और परासरण दाब पाई का मान पूछा है, तो हम कहेंगे परासरण दाब पाई के लिए फॉर्मूला हमारे पास में है C × R × T। अब यहाँ हम अपने ऑप्शन चेक करें, देखिए हमें आंसर में एटीएम में आंसर पूछा हुआ है, तो हम आदर्श गैस नियतांक R का केवल वो वाला मान कंसिडर करेंगे जिसका मात्रक किसमें, एटीएम में हमारे कंसिडर होता है। तो देखिए पाई हमें निकालना है, C बराबर हमें दे रखा है 1 m, m यानी कि हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। यहाँ देखिए एटीएम में मुझसे पूछा हुआ है, तो R का हम वैल्यू रखेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और टेम्परेचर T बराबर हमारे पास हो जाएगा 300 केल्विन। देखिए मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स कट जाएगा, यहाँ केल्विन इनवर्स से केल्विन कट जाएगा, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो किस में आ जाएगा, एटमॉस्फेयर में आंसर हमारा आ जाएगा। सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ डेसिमल को हम काटें तो ये हो जाएगा 24.63 एटीएम हमारे पास में, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, परासरण के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली निकलने देते हैं। तो देखिए परासरण के लिए जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया था, परासरण के लिए हमें याद रखना होगा क्या होना चाहिए कि परासरण में हमारे पास दो अलग अलग सांद्रता के विलयन होने चाहिए, जहां सांद्रता दोनों विलयनों में C1 और C2 है। मान लीजिए हमने कहा C1 का सांद्रता C2 की तुलना में अधिक है। दूसरा, ये दोनों विलयन जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली से सेपरेट होने चाहिए। तीसरा, परासरण की जो प्रक्रिया है उसमें किसी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी यह नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है यानी अपने आप होता है, इसके लिए किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। और चौथा हम कहें, परासरण की प्रक्रिया में केवल विलायक के कणों का प्रवाह होता है। किसका, विलायक के कणों का प्रवाह होता है, और विलायक के कणों का नेट प्रवाह यानी कुल प्रवाह जो माना जाएगा वो कहां से कहां तक, कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ माना जाता है। बाकी होता तो यह दोनों दिशाओं में है, ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ भी होगा और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ भी होगा, लेकिन नेट अगर कुल प्रवाह की बात करें तो कुल प्रवाह कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर ज्यादा मात्रा में होता है। इसलिए नेट अगर रिजल्टेंट निकालें तो वह कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर काउंट किया जाता है। तो किसका प्रभाव होता है, हम देख रहे हैं विलायक का प्रभाव होता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली केवल किसको, विलायक के अणुओं को निकलने देती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न में 0.10 m विलयन में कौन हिमांक का अवनमन सबसे अधिक प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम चेक करें, ये हिमांक का जो अवनमन है वो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, यानी हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है। कौन सा गुणधर्म, अणुसंख्यक गुण है। अब ये जो अणुसंख्यक गुण होते हैं वो क्या होंगे कि ये ऐसे गुण हैं जो विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या का फलन होते हैं। इसका विलेय के कणों की संख्या का फंक्शन होते हैं, यानी अगर आप विलेय के कणों की संख्या को बढ़ाएंगे तो अणुसंख्यक गुणों का मान भी बढ़ जाएगा, और अगर आप विलेय के कणों की संख्या को घटाएंगे तो अणुसंख्यक गुणों का मान भी घट जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पर सभी विलयनों की सांद्रताएं समान दे रखी हैं, 0.10 m विलयन की सांद्रताएं समान दे रखी हैं। जब सांद्रताएं समान होंगी तो टेक्निकली यानी सैद्धांतिक रूप से हम कहेंगे कि मोलों की संख्या भी समान है। सैद्धांतिक रूप से हम क्या कहेंगे, मोल भी समान है, और अगर मोल समान होंगे तो कणों की संख्या भी हमारी समान होनी चाहिए। लेकिन
प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो यहाँ जो पार्टिकल हैं वो आयनिक यौगिक हैं और इनका जलीय विलयन में क्या होगा, वियोजन हो सकता है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड जो है, इसके वियोजन से पोटेशियम धनायन और क्लोराइड आयन यानी टोटल कितने, 2 आयन बन जाएंगे। पोटेशियम सल्फेट की अगर हम बात करें तो इससे 2 पोटेशियम आयन और 1 सल्फेट आयन यानी कुल मिलाकर कितने, 3 आयन हमारे पास यहाँ बन जाएंगे। ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होती है जिसका वियोजन नहीं होता, यानी इसके एक पार्टिकल हैं तो एक ही पार्टिकल रहेगा। और एल्यूमिनियम सल्फेट को अगर हम देखें तो यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट से हमें 2 एल्यूमिनियम धनायन और 3 सल्फेट ऋणायन यानी कुल मिलाकर कितने, प्रैक्टिकली हमें 5 आयंस मिल जाते हैं। तो जिसमें जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयन एल्यूमिनियम सल्फेट में है, तो सबसे ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी, इसकी एल्यूमिनियम सल्फेट की हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा हिमांक अवनमन किसका, विलयन नंबर 4 एल्यूमिनियम सल्फेट के विलयन का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा। तो आपसे पूछा हुआ है हिमांक का अवनमन अधिक किसके लिए होगा, तो हमें वही चेक करना पड़ेगा कि जिस विलयन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कणों की संख्या ज्यादा होगी उसका हिमांक अवनमन भी ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए चेक करें, NaCl वियोजित होगा तो 2 पार्टिकल बनेंगे। यूरिया नॉन डिसोसिएटिव होता है, कोवेलेंट कंपाउंड है, एक ही पार्टिकल रहेगा। K2SO4 में हमारे पास 3 पार्टिकल हो जाएंगे और ग्लूकोज फिर से नॉन डिसोसिएटिव है यानी एक ही पार्टिकल रहेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसमें, K2SO4 में बन रहे हैं, तो K2SO4 हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसमें 0.1 m विलयन का परासरण उच्चतम होगा। अब देखिए वही परासरण हमसे पूछा हुआ है, वो क्या है परासरण, फिर से हम कहेंगे परासरण क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुण है। और अणुसंख्यक गुण क्या होगा, अणुसंख्यक गुण जो होते हैं वो विलेय के कणों की संख्या का फलन होते हैं। तो जिसमें विलेय के कणों की संख्या ज्यादा होगी उसके अणुसंख्यक गुण भी ज्यादा होंगे। अब जैसे पोटेशियम क्लोराइड की हम बात करें तो इसके पास 2 ही पार्टिकल होंगे, यूरिया में हमारे पास एक भी पार्टिकल नहीं होगा, कैल्शियम क्लोराइड में 3 पार्टिकल होंगे और ग्लूकोज में कोई पार्टिकल नहीं होगा। तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स या आयंस हमारे पास में बन रहे हैं, उसका परासरण दाब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें, 0.01 m ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 m MgCl2 विलयन, देखिए यहाँ पर इन दोनों विलयनों की हमें क्या कर रखी है, सांद्रताएं समान दे रखी हैं। सांद्रताएं समान है तो थियोरेटिकली इनमें नंबर ऑफ मोल्स समान होंगे, नंबर ऑफ मोल समान होंगे तो थियोरेटिकली या सैद्धांतिक रूप से अगर हम कणों की संख्या देखें तो वो समान होंगी। लेकिन अगर हम चेक करें तो ग्लूकोज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा है, ये मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड का मतलब जिसका अपने से छोटी यूनिटों में वियोजन नहीं होता। तो अगर इसके 0.01 मोल हैं तो इसके 0.01 मोल ही विलयन अवस्था में रहेंगे। वहीं अगर हम MgCl2 की बात करें तो MgCl2 क्या है, एक आयनिक यौगिक होता है जिसके वियोजन से 1 मैग्नीशियम धनायन और 2 क्लोराइड आयन बन जाते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ आयन आपके पास में कितने हो जाएंगे, 3। और टोटल नंबर ऑफ आयन अगर 3 होंगे तो विलेय के 3 गुना कण यहाँ पर प्रेक्षित हो जाते हैं, इसलिए अणुसंख्यक गुण भी कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स या लगभग 3 गुना हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर होती है। अभी देखिए यहाँ आपको ये तीनों टर्म जो है वो सांद्रताओं की दे रखी हैं और जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे, हम जानते हैं किसी भी दिए गए पदार्थ का आयतन उसके परम ताप का फलन होता है। अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा और अगर आयतन बढ़ेगा तो जैसे हम सांद्रता की इकाई लें, सांद्रता की वो इकाई जिसमें हम भार बटा आयतन कंसीडर करते हैं, तो अगर आयतन बढ़ेगा तो हम कहेंगे ऑब्वियसली विलयन की सांद्रता में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। वहीं अगर दूसरी टर्म भार की हम बात करें तो हम जानते हैं भार जो है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता, भार तापमान का फलन नहीं होता, यानी तापमान बढ़ाएं तापमान घटाएं विलेय के भार में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी इकाइयां हैं, जैसे मोललता हम कंसीडर करें, मोल अंश हम कंसीडर करें या भार प्रतिशत हम कंसीडर करें, ये जो इकाइयां हैं वो वेट बाई वेट इकाइयां हैं। इनमें क्या होगा,
विलेय और विलयन दोनों का भार कंसीडर किया जाता है। तो जब भी हम भार कंसीडर करेंगे तापमान से ये सांद्रता की इकाइयां अप्रभावित रहती हैं। इस पर और इस पर तापमान परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मोलरता जो है ये कैसी है, भार बटा आयतन इकाई है, और आयतन जो है वो तापमान से प्रभावित होता है, इसलिए मोलरता भी क्या होगी, तापमान से प्रभावित हो जाएगी। और जब तापमान बढ़ाएंगे आयतन बढ़ेगा और सांद्रता में क्या आ जाएगी, कमी हमें प्रेक्षित हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें, ऊंचे पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। अब देखिए ऊंचे पहाड़ की बात की, यानी हाई एल्टीट्यूड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होगा कि भाई वायुमंडल की जो सघनता है उसमें कमी आती चली जाती है। नीचे तो वायु सघन है और ऊपर की तरफ जो वायु है वो कैसी हो जाएगी, विरल हो जाएगी। तो वायु की जो सघनता है वो कैसी हो रही है, कम होती चली जाती है। अगर सघनता कम होगी तो यहाँ पर वायु का जो दाब है, जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहेंगे, वो वायुमंडलीय दाब भी कम हो जाता है। और इस वायुमंडलीय दाब के कम होने की वजह से कोई भी दिया गया पदार्थ जो है उसका क्वथनांक ताप पहाड़ की ऊंचाई पर जाने पर रिस्पेक्टिवली क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो हम कहें ऊंचे पहाड़ पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है या पानी जल्दी से वाष्प बन जाता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओवरऑल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न हमें दिया हुआ है, देखिए एक फॉर्मूला हमें लिखकर दिया हुआ है, किसी विलेय अवयव के मोलों की संख्या, यानी किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल हैं, डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो आप ध्यान दें, अगर सांद्रता के किसी भी इकाई में कभी आपको डिनोमिनेटर यानी हर में विलायक टर्म लिखने को मिल जाए तो आंख बंद करके आप हमेशा टिक कर दें, ये किसका, मोललता का मात्रक हो जाएगा। क्योंकि सांद्रता की इकलौती ऐसी इकाई मोललता होती है जिसमें विलायक टर्म इंट्रोड्यूस होती है। अदरवाइज हमेशा यहाँ पर क्या टर्म आनी चाहिए थी, विलियन होंगी। तो अगर यहाँ विलियन है तो मोललता को आप काट सकते हैं, और अगर यहाँ विलायक टर्म है तो मोललता को आप आंख बंद करके करेक्ट आंसर में टिक कर सकते हैं। तो हमने देखिए कहा दैट विलेय के मोल डिवाइडेड बाई विलायक का द्रव्यमान, किसमें, केजी में। किसकी इकाई है, यह किसी भी दिए गए विलयन के लिए मोललता की टर्म स्मॉल m जो होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। देखिए एक और मात्रक जो इससे मिलता जुलता है वो यहाँ पर गिवन है, मोलरता। लेकिन मोलरता क्या है, भार आयतन मात्रक है, जबकि मोललता जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसा है, भार मात्रक है। और ये ऑप्शन नंबर 16 के लिए करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, किसी विलेय अवयव के मोलों की संख्या, देखिए फिर से मोलों की संख्या हमारे पास में है, डिवाइडेड बाई सभी घटक। यहाँ पर देखिए सभी घटक आ गए, सभी घटक का मतलब आपके विलेय विलायक दोनों इन्वॉल्व हो गए। यानी आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विलयन के मोलों की संख्या दे रखी है। तो सभी घटक के मोलों की संख्या का योग आपको दे रखा है प्लस किसी एक घटक के मोल आपको दिए हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कहा किसी एक घटक के मोल Na डिवाइडेड बाई सभी घटकों के मोलों का कुल योग, दैट Na प्लस Nb प्लस Nc क्या हो जाएगा, यह उस घटक की मोल अंश या मोल भिन्न को परिभाषित करने के काम आ जाता है। तो हम कहेंगे दैट ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी परसेंटेज अगर निकालना है तो किसी एक घटक का भार डिवाइडेड बाई कुल भार गुणा 100 अगर हम करेंगे तो द्रव्यमान में परसेंटेज निकल जाएगा। मोललता के लिए तो हमने आपको अभी अभी कहा दैट यहाँ पर किसके, विलायक का भार किलोग्राम में हमारे आ जाना चाहिए था, और मोलरता के लिए हमें यहाँ पर विलयन का आयतन कंसीडर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, CaNO3 हॉल्ट ट्वाइस में वॉन-टॉप गुणांक आपसे पूछा हुआ है, कितना होगा। तो देखिए वॉन-टॉप गुणांक के लिए हमने कहा दैट वॉन-टॉप गुणांक आयोटा बराबर होता है विलेय के कणों की संख्या का प्रैक्टिकल वैल्यू, विलेय के कण का प्रैक्टिकल वैल्यू या प्रेक्षित मान डिवाइडेड बाई विलेय के कणों की संख्या का थ्योरेटिकल वैल्यू या सैद्धांतिक मान। अब देखिए आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, कैल्शियम नाइट्रेट आयनिक यौगिक है, और हम कहेंगे दैट कैल्शियम नाइट्रेट को अगर हम जलीय विलयन बनाते हैं तो इसके वियोजन से कैल्शियम धनायन और नाइट्रेट ऋणायन का निर्माण हो जाता है। तो कितने, यहाँ पर हम चेक करें, हमें विलेय के कण कितने, एक कैल्शियम और 2 नाइट्रेट यानी 3 कण प्रेक्षित होते हैं, डिवाइडेड बाई सैद्धांतिक मान कितना है, 1।
तो हमारे पास आयोटा यानी वॉन्ट ऑफ गुणांक का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला देखें, आपको दिया हुआ है 0.1 m यानी आपको सांद्रता दे रखी है, बेरियम नाइट्रेट का घोल दे रखा है और इसके वॉन्ट ऑफ गुणांक आयोटा का मान दे रखा है। आपसे विघटन स्तर यानी वियोजन की मात्रा अल्फा आपसे पूछी हुई है परसेंटेज में। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देख रहे हैं दैट बेरियम नाइट्रेट ये हमारा क्या है, आयनिक यौगिक है, और अगर ये आयनिक यौगिक है तो इसका वियोजन कैसे हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसके वियोजन से एक बनेगा बेरियम धनायन और 2 बन जाएंगे नाइट्रेट ऋणायन, यानी कुल मिलाकर 3 पार्टिकल यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम आयोटा निकालें वॉन्ट ऑफ गुणांक तो हम जानते हैं दैट आयोटा बराबर ये हो जाता है 1 + n-1 अल्फा। ठीक है, 1 + n-1 अल्फा। अगर यहाँ से देखिए हम आयोटा का वैल्यू रखें, हमारे पास कितना है दैट 2.74 = 1 प्लस कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन गए, 3 - 1 इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा दैट 2.74 - 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1 = अल्फा। अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो ये हमारा हो जाएगा 1.74 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100%। इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास में आ जाएगा 2 8 जा 16 1 4 यानी 2 7 जा 14। तो अबाउट 87% यानी 87% बेरियम नाइट्रेट हमारा यहाँ पर वियोजित हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वियोजन के लिए अगर हम आयोटा को परिभाषित करें तो हमारा हो जाता है दैट आयोटा = 1 + n-1 अल्फा, जहां आयोटा आपके क्या है, वॉन्ट ऑफ गुणांक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसमें यह वियोजित हुआ है, और अल्फा यह वियोजन की प्रतिशत मात्रा को आपकी रिप्रेजेंट करने के काम आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई है। देखिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, तो सबसे पहले हम क्वथनांक उन्नयन को लिखें तो क्वथनांक उन्नयन हमारा होता है डेल्टा टीवी बराबर बड़ा केवी गुणा छोटा एम, जहां डेल्टा टीवी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है, केवी क्वथनांक उन्नयन का स्थिरांक है, और एम विलयन की मोललता को प्रदर्शित करती है। तो अगर हम क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक यानी केवी का मात्रक निकालें तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा टीवी अपॉन स्मॉल एम। अब डेल्टा टीवी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन यानी मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन, और एम क्या है, मोललता, तो ये हमारा हो जाएगा मोलैलिटी यानी मोललता का इनवर्स। तो केल्विन मोललता इनवर्स यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम मोललता का मात्रक लिखें तो मोललता क्या होती है, मोल पर केजी, मोल केजी इनवर्स का इनवर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, ये हमारा हो जाएगा मोल इनवर्स और केजी। तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या केल्विन मोललता इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे उच्च होता है। देखिए अब आपसे क्वथनांक का उच्चतम मान पूछा है यानी मोस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपसे पूछी हुई है, तो हम जानेंगे कि जितने भी अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो सारे के सारे अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय के कणों की संख्या का फलन होते हैं। तो जिसमें विलेय के कणों की संख्या सबसे ज्यादा होगी उसके अणुसंख्यक गुणधर्म सबसे ज्यादा होंगे। यहाँ चेक करें सभी में आपको देखिए विलेय की सांद्रता समान दे रखी है, यानी थ्योरेटिकल हमारे पास कणों की संख्या यानी उसके मोलों की संख्या समान है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा विलेय जो है आपका वियोजित होता है और कौन सा विलेय वियोजित नहीं होता। तो NaCl यह आयनिक यौगिक है, यह अपने घटक आयन यानी Na+ और Cl- में टूट जाएगा, तो कितने यूनिट बन गए, 2। सुक्रोज ये डाइसैकेराइड आपका होता है, इसके वियोजन से आपके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों बन जाते हैं, यानी इससे भी यूनिट बन गई 2। BaCl2 की अगर हम बात करें तो इससे एक बेरियम धनायन और 2 क्लोराइड ऋणायन बन गए, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए आपके, 3 पार्टिकल्स आपके बन जाते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए 3, और ग्लूकोज जो कि मोनोसैकेराइड है इसका वियोजन नहीं होता, तो इसके तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमने कांस्टेंट रहते हैं। तो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल हमें किसमें, बेरियम क्लोराइड में देखने को मिलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे जिसमें हमने विलियन चैप्टर को सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।